ये तो था मनी फ्रीडम, पैसा बहुत अच्छा आता है। टाइम फ्रीडम, आज मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है। विजय विरोधी अपनी मर्जी का मालिक है। हेलो, मेरी मर्जी थी, ये पावर नहीं सिस्टम की। तो आपके बीच फरीदाबाद में आ गया, नहीं आता क्या कर लेते बताओ? फिर मैं नहीं आता तो प्रोग्राम होता ना, आप कबीरा जी को सुन लेते, आप और किसी को सुन लेते, ये सुनो प्रोग्राम फिर भी होना था। पर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, वरना इस हिंदुस्तान में हर बॉस का एक बॉस होता है। हमारा कोई बॉस नहीं है। टीसीजी भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब टीसीजी कौन है? इस कंपनी के मालिक है। ऑन रिकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, इतने लोग हैं और बहुत से लोग टीसीजी के सामने जाके ये रिकॉर्डिंग दिखा चुके हैं। देखो सर, विजय विरोधिया जी आपके बारे में ये बोलते हैं, बोल में मेरा पुंजर पड़ेंगे, मतलब हरियाणी में भाषा में कुछ नहीं कर सकता। मैंने एक बार उनके सामने बोल दिया ये बात, पटना प्रोग्राम था, मैं बोला ये विजय विरोधी अपनी मर्जी का मालिक है, ये चीज ये बिजनेस देता है। मेरी मर्जी होती है मैं बिहार आ जाता हूँ, मेरी मर्जी तो मैं कलकत्ता चला जाता हूँ, मेरी मर्जी तो मैं आंध्रा चला जाता हूँ, मेरी मर्जी तो केरला चला जाता हूँ, और मेरी मर्जी होती है घर में पड़ा रहता हूँ। मेरी मर्जी नहीं लगता। और ये बोल के मैंने ऐसे बोला ना मेरी मर्जी, और मैंने टीसीजी की तरफ देखा, वो भी नीचे करके बोले हाँ तेरी मर्जी। अगर मैं यहां नहीं आता तो ज्यादा क्या होता? जेपी जी सुजीत जी को फोन करते कि विजय जी ने टाइम दिया था सर आए नहीं। वो मेरे पास फोन करते कि सर क्यों नहीं गए, मैं कहता मेरी मर्जी। और सुजीत जी व्हाट्सएप को फोन करते कि व्हाट्सएप की इज्जत करते हैं कि विजय जी नहीं आए सर। विजय व्हाट्सएप मेरे को फोन करते कि मेरे अपलाइन है, मैं शायद उनकी रिस्पेक्ट करूंगा। मान ले मेरा मूड खराब है, व्हाट्सएप फोन करते भाई क्यों नहीं गया, तूने फरीदाबाद में टाइम दिया था। मैं कहता मेरी मर्जी नहीं गया, क्या कर लेता हूँ। वो ज्यादा टीसीजी को फोन करते, देखो जी विजय विरोधिया जी जो है ना, उन्होंने फरीदाबाद में टाइम दिया था, हमने इतनी तैयारी की और वो आए नहीं। तो वो मेरे पास फोन करते, अरे विजय जी हाँ जी, ऐसे ही बोलते हैं धीरे धीरे, आपने फरीदाबाद में टाइम दिया था। मैंने कहा हाँ जी, तो गए क्यों नहीं? कहता मेरी मर्जी। अच्छा तेरी मर्जी, कुछ नहीं कर सकते। अब वो डीसीजी को मना कर सकता है डेट देके? मैंने किया। इनॉग्रेशन फंक्शन हुआ था, जानते हैं आप सब लोग, 4 फेज में हुआ था अभी पिछली फरवरी में। टीसीजी ने खुद मुझे फोन किया, वो बोले विजय जी आपकी 7वीं एनिवर्सरी में कराटे का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, आपने कुछ थोड़ा थोड़ी दी थी। मुझे बहुत बहुत प्रभावित हुए थे मुझसे। वो यूं बोले मैं चाहता हूँ इस इनॉग्रेशन फंक्शन में आप डेमोन्स्ट्रेशन करें। मैं बोला सर इसमें तो वो सिलेक्शन टीम लगी हुई है, अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं कर दूंगा। ये बोले मैं विट्यू पाउडर लगा दूंगा, चिंता मत करो। कि मैं आपका रिकमेंड करता हूँ, आप टाइम दो, रहोगे 4 फंक्शन में। मैंने कहा ठीक सर डन, मैं 4 फंक्शन में प्रोग्राम करूंगा। पहले फंक्शन में मैं गया, मैंने पत्थर पुत्थर तोड़े देखे होंगे आपने। दूसरे तीसरे चौथे फंक्शन में मैं नहीं जा पाया, पता क्यों? मेरे अचानक दोस्तों का फोन आ गया, वो यूं बोले यार एक इंटरनेशनल कराटे का इवेंट है और हम लोग रशिया जा रहे हैं, आर्मेनिया जा रहे हैं और साथ में हम घूमने के लिए दुबई भी जा रहे हैं। मेरे मन में फूटा, ये मेरा घूमने फिरने का शौकीन आदमी हूं, अभी भी मैं अगले महीने फिर मेरी वाइफ के साथ बाली जा रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा यार जाना है लेकिन टीसीजी ने टाइम मांगा हुआ है, लेकिन मेरा मन करा, मर्जी के मालिक है भाई। मैं टिकट बनाई और मैं उड़ गया। टीसीजी का फोन आया, उस समय मैं मस्कट में था। फोन आया, बस टीसीजी बोले अरे विजय जी कहाँ हो, आज दिखाई नहीं दे रहे आप, कल आपका डेमोन्स्ट्रेशन है। मैंने कहा सर सॉरी, मैं मेरे ख्याल में उस समय सुबह वाले सेशन में उन्होंने भी पूछा था, तब सेशन में मैंने बोला था सर सॉरी मैं तो है ना आउट ऑफ इंडिया चला गया मैं। ठीक है भाई तेरी मर्जी। अदरवाइज सर चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो, आदमी अपने बॉस की से ऊपर से होकर नहीं जा सकता, ये सुनो। तो ये टाइम फ्रीडम ये सिस्टम देता है, ये सुनो। और सिक्योरिटी के बारे में आप सब लोग जानते हैं सर। इस दुनिया में सर बड़े बड़े करोड़पति बनते हुए देखा, बड़े बड़े ऑफिसर की बीवी को चपरासीगिरी करते हुए देखा है जाने के बाद। सीधी सी बात यह है कि सर हर व्यक्ति को इस दुनिया से जाना है, ये सुनो। आप अगर डॉक्टर हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका बेटा डॉक्टर बने, हेलो, उसको भी 0 से पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाके बनेगा। आप अपनी गद्दी उसको नहीं दे सकते। आप क्लिनिक पे बैठते हो, आप अपनी जगह उसको नहीं बिठा सकते, ये सुनो। आप इंजीनियर हो, वहां पे आपका बेटा नहीं लेगा। आप पुलिस में हो, आपका बेटा पुलिस वाला नहीं बन सकता, ये सुनो। जरूरी नहीं कि वो हो,
उसको भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ये चीज मुझे समझ में आई थी। उसके बाद मैं आज के प्रोग्राम का स्थगन करूंगा। मुझे याद है कि एक बार एक प्रोग्राम में एक बहुत बड़े गजटेड ऑफिसर जींद में आए। नाम आप सब लोग जानते हैं, ओपी शर्मा। सुना आपने? ओपी शर्मा जी ज्वाइंट डायरेक्टर के रैंक पे थे राजस्थान गवर्नमेंट में। जब से मैं इस सिस्टम को समझ में आया ज्यादा, ओपी शर्मा जी ज्वाइंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर थे। उस जमाने में सन 2000 में इनको अपनी कार मिली हुई थी, चपरासी मिले हुए थे, बहुत बढ़िया ऑफिसर। इन्होंने आरसिम शुरू कर दिया। इनके परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब कर रहे हो, इतना बड़ा ऑफिसर हो गया, क्यों आरसिम कर रहा है? मुझे जैसे आपको यहां मेरे सामने बिठाया गया, बुलाया कि विजय विरोधिया जी आ रहे हैं, ये है वो है, आप मुझे सुनने के लिए आए। मेरे सामने भी ऐसे ही प्रमोट किया गया, ओपी शर्मा जी आ रहे हैं, गजटेड ऑफिसर है, इसने क्यों आरसिम किया? तो मेरे को भी प्रोग्राम से पहले जैसे बाहर कुछ लोग मिले, ऐसे मैं भी मिला उनसे बाहर। तो मैंने उनसे पूछा कि सर इतने बड़े ऑफिसर हो गए, आपको क्या जरूरत थी आरसिम? तो उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में बताऊंगा। वहां नहीं बताया, स्टेज पे आके बताऊंगा। और उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बता दूं? लास्ट है। उन्होंने कहा कि देखिए, सब लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा ऑफिसर होके मैं क्यों आरसिम करता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी जीरो से शुरू की। पहली क्लास में एडमिशन लिया, पढ़ा लिखा, 8वीं की, 10वीं की, 12वीं की, +2 की, ग्रेजुएशन कर ली और मैंने एक डिग्री हासिल कर ली। उसके बाद कंपटीशन फाइट किया और नाउ आई एम ए गजटेड ऑफिसर, ज्वाइंट डायरेक्टर बन गया मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। अब मैं ऑफिसर हूं। इस दुनिया से हर व्यक्ति को जाना है। मैं यहां तक सफर किया बचपन से, मेहनत करके खूब। बचपन में उन्होंने बस स्टैंड पे शरबत भी बेचा है, गरीब परिवार से थे ये। वो बोले मैंने इतनी मेहनत करके मैं आज ऑफिसर बन गया, मेरा एक छोटा लड़का है, अगर वो कुछ ना करे, ये मेहनत उसके काम आएगी क्या? क्या मेरे जाने के बाद ये ऑफिसर की गद्दी उसको मिल जाएगी? सब बोलते हैं ना। वो बोले चलो छोड़ो, मेहनत ना करे को तो छोड़ो। मान लेते हैं मेरा लड़का भी जीरो से ही शुरू करता है, वो भी 8वीं करता है, 10वीं करता है, ग्रेजुएशन करता है, धीरे धीरे पढ़ता है और उसके बाद डिग्री मेरे से भी बड़ी ले लेता है। हेलो, इनकी तो यहां तक रह गई थी, मेरे से भी बड़ी डिग्री ले लेता है। इंटेलिजेंट भी मेरे से ज्यादा हो जाता है, स्मार्ट भी मेरे से ज्यादा हो जाता है, बोलना भी मुझसे अच्छा आता है। अगर मैं इस दुनिया से चला गया, क्या फिर ये ऑफिसर की गद्दी उसको मिल जाएगी? फिर भी नो बोला सबने। फिर यूं बोला अच्छा चलो छोड़ो, मैं ऑफिसर हूं, मेरे बाहर एक चपरासी बैठता है जो किसी को अपॉइंटमेंट के बगैर मिलने नहीं देता मुझसे। मैं अगर इस दुनिया से चला गया, क्या मेरे बेटे को चपरासी की गद्दी मिल जाएगी? इतनी गारंटी दे सकता कोई? नो। उन्होंने कहा कि आज मैंने आरसिम ज्वाइन किया है और मैं आरसिम कर रहा हूं जीरो से। धीरे धीरे मैं ओपनर स्टार्टर बनूंगा, सॉरी ओपनर बनूंगा, स्टार्टर बनूंगा, ईगल बनूंगा, रनर बनूंगा, विनर बनूंगा, स्टार बनूंगा, रॉयल्टी बनूंगा, टेक्निकल बनूंगा, कहीं भी बनूंगा। इस दुनिया से हर व्यक्ति को जाना है, ये सुनो। कभी भी मैं इस दुनिया से किसी भी लेवल पे होऊंगा, तब अगर मैं चला गया तो मेरे ऑफिस वाले लोग मेरे लड़के को नहीं बुलाएंगे कि आजा बेटा, तेरे पापा जी बहुत बड़े ऑफिसर थे, तू कम से कम चपरासी की गद्दी ले ले। नहीं, लेकिन मैं आज आरसिम में जीरो से शुरू करके यहां पे पहुंचा हूं। अगर मैं चला गया तो आरसिम वाले जरूर बुलाएंगे कि आजा बेटा, तेरे पापा जी आरसिम में इस लेवल पे थे, आज से तुम्हें जीरो से शुरू करने की जरूरत है, तू यहां से शुरू कर। और ये सबसे बड़ी चीज है इस सिस्टम पे। ओपी शर्मा जी इस दुनिया में नहीं रहे, पता ना आप लोगों को, वो चले गए सर। और ऐसा ही हुआ जो वो बोलते थे, इनके ऑफिस वालों ने इनको नहीं बुलाया, लेकिन टीसी छाबड़ा जी ने बुलाया कि आजा, तेरे पापा जी इस लेवल पे पहुंचे थे, आज से तुम यहां से शुरू करेगा। और मजे की बात आपको बता दूं, राज की बात, मैं ओपी शर्मा जी के साथ बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया है, बहुत क्लोजली जानता हूं। जिस समय ओपी शर्मा जी गए, ओपी शर्मा जी के लड़के को आरसिम का प्लान दिखाना भी नहीं आता था, क्योंकि वो विदेश में पढ़ा है, आरसिम की ताकत की वजह से रहा ही नहीं कभी। और जैसे ही उसके जाने के बाद ओपी शर्मा के लड़के रवि शर्मा के नाम ये बिजनेस हुआ, पहली इनकम 25 लाख प्लस। जिस बंदे को आरसिम का प्लान दिखाना नहीं आता, उसकी इनकम 25 लाख। हेलो, एनिवर्सरी प्रोग्राम हुआ था, हमने उनको स्टेज पे नहीं बुलाया था, ये सच है। बड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा हुआ था, बड़ा दुख हुआ था उनको भी, क्योंकि हमें पता था कि यार इसको प्लान दिखाना भी नहीं आता, क्या बोलेगा। ये क्या नाम है, ये
कहाँ हुई थी अपनी? इंदिरा गांधी में नहीं, त्यागराज भी नहीं, ये कौन सा है? लोधी गार्डन में कौन सा स्टेडियम है? नहीं यार, हाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आरसीएम पार्ट 2 की पहली एनिवर्सरी हुई थी। आप में से अगर कुछ लोग गए होते। इस एनिवर्सरी प्रोग्राम में मैं था, रवि जी भी आए थे। रवि जी को बुलाया नहीं गया क्योंकि नए नए थे, पता नहीं था मैंने क्या बोल लेंगे, लेकिन आज तो सीख गए। हेलो, 25 लाख प्लस इनकम। और ये एक एग्जांपल नहीं है। आप क्या नाम है इनका, अशोक जी आपकी डाउनलाइन में है क्या? आपकी टीम में एक बार आना। ये एक व्यक्ति है, पटना से आए हैं। ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल है। इनकी टीम में एक व्यक्ति है अशोक जी, ऑटो चलाते थे। शकेंद्र जी ने मिले थे ना? हाँ, आप एक बार बैठे। थैंक यू वेरी मच। मैं इनका वो एक एग्जांपल देता हूं। शकेंद्र जी मेरी टीम में एक स्टार एमराल्ड अचीवर है। पागल सा आदमी है सर, अनपढ़ व्यक्ति है, हिंदी भी नहीं आती उसको। अभी सुनना, टीसी जी के प्रोग्राम में सुबह आते हैं, कई बार बोलते हैं, टीसी बड़ा प्रमोट करते हैं, तो दिल से काम करता है। शकेंद्र जी क्या है कि सिर्फ एक चीज देखते हैं, यार एक दरोगा होता है ना, दरोगा वो मतलब दरोगा उनकी भाषा में बोलते हैं, मतलब कोई भी पुलिस वाला भी होता है, उसको चाहे 50,000 मिलते हो, उसको रोड पे खड़ा कर देते हैं और वो ड्रेस पहन के रहता है। हेलो, वो ये कहता है कि एक 50,000 लेने के लिए सुबह से लेकर शाम तक उसको ऑफिस पर पानी पूछने वाला नहीं होता, उसको रोड पे खड़ा रहना पड़ता है। हमारे को इस सिस्टम से अगर लाखों मिल रहे हैं तो हमें क्यों नहीं ड्रेस पहननी चाहिए? हेलो, वो सिंपल ड्रेस हमेशा सुबह उठते वो कोट पैंट टाई डाल लेता है, और वो है ना, बल्कि वहां पे उसका कोई चालान भी काटता है तो उसकी भी ज्वाइनिंग करवा देता है, इतना खतरनाक हो। वो कई बार, एक बार सच्ची घटना, एक बार रोड पे जा रहा था तो किसी ने रोका और यूं बोला कि जल्दी से मेरा चालान काटो, मेरी मीटिंग है। यूं बोला यार ये सब कौन सा बंदा है जो चालान काटने? नहीं तो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ले जी 200 रुपये ले ले, 100 रुपये ले लो। तो यूं बोला जी आप जितना टैक्स लेते हो, वो पागल है, कुछ भी बोल देता है। बोले जी आप जितनी तनख्वाह लेते हो ना उतना तो मैं टैक्स देता हूँ। उसने बोल दिया, तो वो मैडम थी कोई, वो यूं बोली यार ऐसा क्या आदमी है बेवकूफ सा। फिर उसने ज्वाइन भी किया और वो प्रोडक्ट भी यूज करती है। एनीवे, ऑटो में जा रहा था वो, तो ऑटो ड्राइवर अशोक की बात कर रहा हूं। तो वो ड्राइवर के पास एक फोन आता है। अब मैं मीटिंग क्लोज करने वाला हूं, लास्ट एग्जांपल दूंगा, पावर बता रहा हूं इस सिस्टम की। ऑटो ड्राइवर अशोक ऑटो चला रहा है। सिकंदर को उस समय गाड़ी नहीं थी सिकंदर के पास, शायद रॉयल्टी अचीवर था या टेक्निकल अचीवर होगा, मुझे ज्यादा पता नहीं। मेरा प्रोग्राम था दिल्ली, वहीं पटना में प्रोग्राम में वो आ रहा था। ऑटो में चलते चलते ऑटो वाले की वाइफ का फोन आ गया और ऑटो वाले ने बात की, कहा हाँ हाँ ले लूंगा मैं दवाई, यार क्यों चिंता कर रही है, और फोन काट दिया। वो समझ गया कि कोई बीमार है। अब हम तो हेल्थ पे काम करते हैं, तो उसने तुरंत उसको कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है बताओ, मैं आपका हेल्प कर सकता हूं, हम हेल्थ पे काम करते हैं। वो बोला जी मेरे को हार्ट अटैक हो चुका है, डॉक्टर ने वार्निंग दी है कि एक बार और अगर हो गया तो तुम इस दुनिया से चले जाओगे, इसलिए टाइम पे दवाई लिया करो। मेरी मैडम जो है ना बड़ी चिंतित रहती है, इसलिए फोन करके बताती रहती, ऐसा कुछ हुआ। तो थोड़ी देर तो सिकंदर चुप रहा। अब मैंने बताया कि वो पागल सा आदमी कुछ भी बोल देता है। तो अचानक वो बोला, ये बोला अच्छा ड्राइवर साहब एक बात बताओ, भगवान ना करे अगर तुम चले जाओ, क्या तुम्हारी पत्नी ऑटो चला लेगी? वो प्लान दिखाने का भी तरीका कैसा दिया उसने। तो यूं बोला सर यही तो दिक्कत है। तो यूं बोला कि आज मैं जिस प्रोग्राम में जा रहा हूं ना, 2 घंटे के लिए वहां बैठ जाओ, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा ऑटो कैसे चलेगा ये पता चल जाएगा। और उसने इतने कॉन्फिडेंस से बात की कि ऑटो वाला वो ऑटो खड़ा करके उस मीटिंग में बैठ गया, और बाद में उस बंदे ने ज्वाइन भी कर लिया। 1 साल के आसपास लगभग काम भी किया उसने, और 1 साल के बाद अचानक उसको अटैक आया और वो इस दुनिया से चला गया। उस समय वो स्टार पिन अचीवर था। स्टार पिन की इनकम लगभग 15,000 के आसपास। जिस महीने वो एक्सपायर हुआ उससे अगले महीने वो रॉयल्टी अचीवर बन गया था। हेलो, और अभी टेक्निकल हो गया है क्वालिफिकेशन में है? अभी स्टार प्लेटिनम है, अगले ही महीने मतलब अभी कुछ समय में वो टेक्निकल जाने वाला है, इस दुनिया में नहीं है। मतलब ये तो मैं स्टार डायमंड की बात कर रहा था, 25 लाख प्लस एक स्टार अचीवर, और ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में हर रोज दुनिया जाती है, ये सुनो। और ऐसे बहुत से लोग हैं सर जो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आज उनको लाखों रुपए महीना की इनकम आती है। आरसिम साल में एक बार नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम करता है, पता ना आप लोगों को?
अभी है मई में, अप्रैल में, जून, 7 जून को, क्योंकि इलेक्शन आ गई इसकी वजह से चेंज हो गया, अदरवाइज मई में लोग करते हैं। पिछली बार 5 मई को हुआ था, इस बार 7 जुलाई को होगा। जुलाई में, हाँ, क्योंकि जून तक तो इलेक्शन ही चलेंगे। हाँ, त्यागराज स्टेडियम में प्रोग्राम होगा, उसमें हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो मतलब ऐसे हजारों लोगों की लिस्ट आ जाती है पूरे हिंदुस्तान के। कुछ लोग, हम लोग स्टेज पे नहीं रहेंगे उस दिन, नेक्स्ट जनरेशन के लोग स्टेज पे रहेंगे, या तो वो लोग जिन्होंने ज्वाइन किया और 30 साल से कम उम्र के टेक्निकल अचीवर है, या तो वो रहते हैं, या ऐसे लोग जिनके पास माता पिता ने शुरू किया था और वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चे आज इसका बेनिफिशियरी ले रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, या ऐसे लोग, उनको हम स्टेज पे बुलाते हैं जिनकी पिछली पीढ़ी ने काम किया था, आज वो दुनिया में नहीं है और उनकी अब फैमिली आरसीएम में काम ही नहीं कर रही, फिर भी लाखों रुपए महीना की इनकम लेते हैं। हेलो, ऐसे भी एग्जांपल है। तो ये हिंदुस्तान में सिर्फ आरसीएम करता है। हेलो, और ऐसा प्रोग्राम सर, नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम आप मिस मत करना, पहले ही प्रमोट कर रहा हूं आपको। 7 जुलाई को प्रोग्राम है और इसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, हिल जाओगे सर आप। पिछली बार एक व्यक्ति था अपने हरियाणा का ही, शायद पानीपत का, वो इस दुनिया से चला गया और उसकी गलती ये थी कि उसने अपने परिवार को कभी भी आरसीएम के बारे में नहीं बताया कि मैं पैसा कहां से लेके आता हूं, और वो दुनिया से चला गया, उनके परिवार को पता ही नहीं चला और उनकी दुकान ठप हो गई और उनके बड़ा मुश्किल हो गया, पैसे भी नहीं आ रहे थे, बुरा हाल हो गया, कर्जदार हो गए, रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया। उसके अपलाइन टेक्निकल अचीवर कुछ महीने के बाद उनके घर पे गए तो हाल चाल पूछा तो वो बोले जी बहुत बुरा हाल है, रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया और ऐसी पोजीशन है। 5 बहनें हैं उसकी, है ना, 5 बहनें थी उनकी, और वो लड़का यंग छोटा सा मतलब बच्चा ही था। अब सारा बोझ उसके ऊपर आ गया, क्या करें। रिश्तेदारों ने क्या, भाई जो मेरे चाचा हैं वो भी फोन नहीं उठाते हैं। ये सच्ची घटना है, उसकी स्टोरी ली थी हमने, लेकिन है, हाँ जी, इनके गांव से। अब हुआ क्या सर, सच्चाई आगे कि उसके बाद उनके सीनियर अपलाइन आए एक बार, वो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, आपको तो आरसीएम का पैसा आना चाहिए। वो बोले नहीं जी हमारा तो कुछ नहीं आता। वो लड़का फिर बैंक में गया कि नहीं, बैंक में जाके पता करो। बैंक में जाके पता किया तो बैंक मैनेजर ने उससे बोला कि तुम्हारे पापा नहीं आए बहुत दिनों से, कहाँ है। तो रोने लगा और उसने बता दिया कि तुम्हारा पापा तो, सर वो पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे कि जी अंकल, किसी ने बताया कि आरसीएम से पैसा आता है, अकाउंट है पापा का यहाँ। तो उन्होंने देखा कि अकाउंट में तो लाखों रुपया पड़ा है। बोला जी हाँ आरसीएम से पैसा आता है। उनकी एक झटके में जिंदगी बदल गई सर। उनकी 5 बहनों में से सारी, कोई चैंपियन है, कोई पढ़ रही है, किसी की शादी कर दी, सारा लेवल पर बहुत शानदार हो गया। ये चीज है आरसीएम। हेलो, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल है। तो ये चीज जो है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार। और सबसे बढ़िया बात, पार्ट टाइम कर सकते हो। जो भी काम आप कर रहे हो, आपको अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप ड्राइवर हो, आप क्या हो, कोई मायने नहीं रखता। हर व्यक्ति कपड़े पहनता है, हर व्यक्ति नहाता धोता है, हर व्यक्ति खाता पीता है। आपको अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, हेल्दी प्रोडक्ट मिलते हैं, डिस्काउंट मिलता है, पैसा मिलता है, 6 महीने फ्री प्रोडक्ट मिलता है और इतनी बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कर देना चाहिए। तैयार है? बताने को बहुत कुछ है, एक दिन में सब कुछ नहीं बता सकता। अब मैं इस प्रोग्राम का स्थगन करूंगा, समापन नहीं करूंगा। मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने हिंदुस्तान में टॉप किया, बहुत से लोगों को पीछे छोड़ा, तो उसका एक राज है कि औरों से थोड़ा सा ज्यादा काम किया और मीटिंग, सेमिनार, इवेंट की औरों से ज्यादा तैयारी की। बस एक लाइन में अगर आप देखो तो मैं आपको लास्ट में बता देता हूं, आप अपने दम पे इस बिजनेस को लाखों तक लेके जा सकते हो। हेलो, आप चाहे कितना ही धुरंधर लीडर क्यों ना हो, आप लाखों का टर्नओवर कर सकते हो, करोड़ों का टर्नओवर आप नहीं कर सकते। करोड़ों तक अगर आपको जाना है तो मीटिंग, सेमिनार, इवेंट प्रमोट करने पड़ेंगे, अपलाइन सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं पटना में पहली बार गया था, 5 लोगों को लेकर बैठा था 250 लोगों की मीटिंग में। मेरी टीम में सिर्फ 5 लोग 250 लोगों में थे और उसके बाद हर महीने वहां जाना शुरू किया। अगर मैं अकेला ही अगर करता रहता, लाखों का बिजनेस होता। धीरे धीरे एक ही कोशिश की कि उस मीटिंग में मेरी टीम की संख्या बढ़नी चाहिए और वो बढ़ाता बढ़ाता आज इस लेवल पे आ गया। एक पटना का ही उदाहरण देता हूं, पूरे इंडिया के उदाहरण दे सकता हूं। आज पटना में कोई भी प्रोग्राम होता है, 90% मेरी टीम बैठती है और यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया मैंने हर जगह। मैं कहता हूं यहाँ एक नया आदमी भी आए हैं, आप ही थे ना सर, मान लेते हैं ये नए आदमी है, मैं इनको नहीं जाता, ये पहली बार आए।
आप में से अगर ये आज ये डिसीजन ले ले कि इस फरीदाबाद में जब भी मीटिंग होगी हर बार मेरी बढ़ते हुए क्रम में मैं यहाँ लोगों को लेके आऊंगा, तो मैं कहता हूं यहाँ जो रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बैठे ना, इनको भी पीछे छोड़ के ये आगे निकल जाएंगे। इतना बड़ा दम है इसके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। लास्ट में एक कविता के साथ आज की प्रोग्राम का स्थगन करूंगा। कविता मेरी नहीं है, हरिवंश राय बच्चन की कविता है। कविता का शीर्षक है लहरों से डरोगे तो नौका पार नहीं होगी और कोशिश करते रहोगे तो कभी भी हार नहीं होगी। लहरों का मतलब होता है अप्स एंड डाउन, इस जिंदगी का हिस्सा है, ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में अप डाउन चलते रहते हैं। आप आरसीएम नहीं भी करोगे तो भी जिंदगी में अप डाउन चलेंगे, आरसीएम करोगे तो आरसीएम में भी अप डाउन चलेंगे, ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ। आरसीएम के आने से पहले ये कविता बनी थी, लेकिन मेरे को लगता है ये तो आरसीएम पे फिट बैठती है। कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन की कविता है, मैं भी बोलता था लेकिन बाद में पता चला नहीं हरिवंश राय जी की नहीं, ये किसी द्विवेदी जी की कविता है। किसी की भी हो, इसका मैसेज समझना। कवि दो एग्जांपल देता है, एक नन्ही चींटी का और एक गोताखोर का। नन्ही चींटी अपने से 3 गुना वजन लेके दीवार पे चढ़ती है, बार बार गिरती है। यानी अगर आप 50 किलो के हो, ये सोचो कि आप 150 किलो वजन लेके चढ़ोगे तो वो बार बार गिरती है, लेकिन वो टारगेट नहीं छोड़ती, अपना वजन नहीं छोड़ती, कोशिश करती है और आखिर वो चढ़ जाती है। कवि कहता है कि अगर चींटी चढ़ सकती है बिना रुके, हार नहीं मानती, तो आप भी जीत सकते हैं। एक गोताखोर का एग्जांपल देता हूं, जो समुद्र में मोती चुगने के लिए जाता है, लेकिन उसको मोती आसानी से मिलते नहीं, वो वापस बार बार आगे सिलेंडर लेके दोबारा घुस जाता है गैस ऑक्सीजन का, और कोशिश करता है और आखिर उसको मोती मिलते हैं। तो कवि कहता है कि लहरों से डरोगे तो नौका पार नहीं होगी और कोशिश करते रहोगे तो कभी हार नहीं होगी। कवि कहता है कि नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रणों में साफ बढ़ता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नेक्स्ट में कवि कहता है कि गलतियां जिंदगी में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वो लौट के आता है। मिलते नहीं है मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता उसका हौसला इसी हैरानी में, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान है ये, मत छोड़ इसे भागो तुम। क्यों? क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं। आप सब लोग राइटिंग पे जाए, टेक्निकल पे जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। जय आस।